नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और साइबर थाना का वर्चुअल शुभारंभ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने ऑनलाइन शिरकत कर परियोजना की सफलता और भविष्य में इसके लाभों की सराहना की है। इस अवसर पर अधिकारियों ने परियोजना की रूपरेखा और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहलों से पुलिसकर्मियों और आम जनता दोनों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशासनिक कार्य को और अधिक प्रभावी बनाना बताया गया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पुलिस डिपार्टमेंट का 255 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कामों का लोकार्पण कर रहे हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हम लोग यहाँ पर रायपुर में हैं। साथ में हमारे सीएस, एसीएस, पीएस, डीजीपी और सभी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जगदलपुर से केदार कश्यप जी जुड़े हैं, कोरबा से लखनलाल देवांगन जी जुड़े हैं, महासमुंद से विधायक राजू सिन्हा जी जुड़े हैं, गोरिया से भैयालाल जी जुड़े हैं, दुर्ग से ललित चंद्राकर जी जुड़े हैं, कांकेर से सावित्री मनोज मंडावी विधायक जुड़ी हैं, बलौदा बाजार से श्री प्रमोद वर्मा जी जुड़े हैं, रायगढ़ से विजय अग्रवाल जी पूर्व विधायक जुड़े हैं, जसपुर से वहां की विधायक रायमुनी भगत जुड़ी हैं और बहुत सारे जितने आप सब लोग जुड़े हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज 255 करोड़ के विभिन्न कामों के लोकार्पण के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा है, बहुत सुंदर भवन बने हैं जिसमें आपके साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, आवासीय भवन, ट्रांजिट हॉस्टल और भी कई भवन बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं। मैं निर्माण एजेंसी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और कर्मचारियों को काम करने में के प्रोत्साहन मिलेगा, नए उत्साह के साथ अपना फर्ज अदा कर पाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, लगातार सरकार का प्रयास है कि हम लोग अपने प्रदेश में सभी लोगों को सुविधा जितना हो सकता है दे पाएं और उसी दिशा में एक ये कदम है। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था भी और सुदृढ़ होगी। आप सब लोगों को फिर से एक बार आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोरबा जिले में नगर सैनिक फिर हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग है कि संतोष पटेल को बहाल किया जाए और कमांडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। संतोष पटेल ने गणतंत्र दिवस के दौरान कलेक्टर ऑफिस में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था और गंभीर हालत में रायपुर एम्स में भर्ती हुए। पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सैनिकों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। बाद में जिला कमांडेंट को स्थानीय प्रभार से हटाकर रायपुर बुलाया गया और संतोष पटेल को कुछ दिनों में बहाल करने का आश्वासन दिया गया। संतोष कुमार पटेल सेनानी जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और जिनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी, उसी के संबंध में काफी सैकड़ों की तादाद में सभी महिला पुरुष जितने भी सेनानी है वो यहाँ बैठे हुए थे। मुझे जानकारी मिली तो उनके पास पहुंचा और उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी ली तो प्रथम दृष्टया ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं इनको जितने भी नगर सैनिक हैं इनके साथ कहीं कहीं प्रताड़ना हुई है। तो इसके संबंध में हमने इनको उच्च अधिकारियों को फोन लगाया, आपके नेताम जी को लगाया तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद इनके ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं पांडे जी, राजेश पांडे, उनसे अभी चर्चा हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द
उनकी बहाली होगी, जांच भी होगी और इसके साथ साथ जो इनके अधिकारी थे उनको तत्काल हटा के दूसरी महिला अधिकारी को चार्ज दे दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर संजय ने विकासखंड के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने टोकन प्रक्रिया, धान की गुणवत्ता और अधिकारियों की उपस्थिति की जांच की और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा और खाद्य सहकारिता अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों से पूछताछ के बाद ही टोकन काटे जाए और खराब धान ना खरीदी जाए और ढेरी लगाकर ही धान खरीदी सुनिश्चित की जाए। अनुपस्थित नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आज धान खरीदी केंद्र दानसड़ा, कनकबिरा, बोहड़ा बहाड़ और जो सहजपुर है, ये धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और वहाँ जो भी किसान आए हैं उनसे चर्चा भी किया गया कि उनको धान बेचने में किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रहा है। और लगभग उन समितियों में लगभग 95% से 98% किसानों ने धान बेच चुका है और संबंधित समिति प्रबंधक से जानकारी लेने पर उनके द्वारा बताया गया कि अब 2-4 किसान ही बचे हुए हैं और लगभग जितने वास्तविक किसान थे वो सारे लोग धान बेच चुके हैं। धान बेचने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आ रहा है और साथ ही संबंधित समिति प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि वो जो बदरा धान है या खराब क्वालिटी का धान को खरीदी न करें और जो भी वास्तविक किसान हैं उनको धान बेचने में किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या न आए। छत्तीसगढ़ में 2 रसोइयों की मौत के मामले को लेकर लोक शिक्षण संचालक ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी इस विषय पर बयान सामने आया। लोक शिक्षण ने बताया है कि हड़ताल पर बैठे रसोइयों के प्रतिनिधियों के साथ संचालक, लोक और सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्तर पर चर्चा की गई थी। शासन ने रसोइयों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनके मानदेय में 25% यानी 500 रुपये की वृद्धि की जाने की जानकारी दी थी और इसके साथ ही रसोइयों से हड़ताल समाप्त कर अपने अपने निवास स्थान लौटने का आग्रह किया गया। हालांकि कुछ रसोइयों ने धरना स्थल पर बने रहने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के शासकीय निवास का घेराव किया। अभ्यर्थी बता दें कि धरने पर बैठे हुए हैं और मांग पूरी न होने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती 2023 के तहत सहायक शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मौके पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी रहा। दुर्ग जिले में 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर सेंट्रल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिससे जिले की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित बैंक परिसर से कर्मचारियों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 70,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे जिले के लगभग सभी बैंक बंद रहे। बैंक बंद रहने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और करोड़ रुपए के लेन देन, चेक प्रभावित रहे हैं। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही जारी रह सकती है। हम लोग का 5 डेज बैंकिंग लागू करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग का डिमांड 8-10 साल से हो गया है, वो 5 डेज बैंकिंग लागू नहीं हो रहा है। आरबीआई का लागू हो गया, पोस्ट ऑफिस का लागू हो गया, सब LIC का लागू, सब पूरी संस्था जो दूसरी है उनका लागू हो गया, लेकिन बैंक का ही लागू नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग यहाँ आज हड़ताल पे हैं। नहीं करने का कोई कारण नहीं करने का उनका मैनेजमेंट का और सरकार का, उनका अपना क्या नीति है। वो सोचते होंगे कि बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस का अपना वो घटेगा, इसीलिए। लेकिन हम लोग अपने साथियों के तरफ से 5 डेज बैंकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बैंक में इतना अधिक प्रेशर आ गया, वर्क प्रेशर आ गया, जिसको बैंकर लोगों को हैंडल करने के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले जैसे थोड़ा इजी था कि अपना 2:30 बजे का बैंक होता था तो आदमी धीरे से अपना पूरा काम कर, लेकिन आजकल तो बैंक में
जिले में किसानों की टोकन समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे वे अपनी फसल पूरी तरह बेचने में परेशान हैं। किसान शासन प्रशासन से जल्द टोकन की समस्या समाधान की मांग कर रहे हैं। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। किसानों का कहना है कि धान की खरीदी पूरी तरह ना होने पर वह खाद, दवा और कर्ज से जूझते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेता है। जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से धमकी वाला मेल आया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। न्यायालय परिसर और अलग अलग कक्षों की बारीकी से जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने न्यायालय के सभी रूमों की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित की है। एडिशनल एसपी कृतन राठौड़ ने बताया है कि अब कोई संदिग्ध विस्फोट पदार्थ नहीं मिला है और मामले में एफआईआर दर्ज कर जाँच जारी है। राजनांदगांव में बम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपियों द्वारा मेल किया गया था। उस मेल में जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद आदरणीय एसपी मैडम के मार्गदर्शन में बीडीएस टीम तत्काल भेजा गया और जितने भी न्यायालय परिसर है और न्यायालय के अलग अलग कक्ष हैं उसमें बारीकी से अलग अलग जो उपस्थित लोगों को निकाल करके उसमें बीडीएस टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु या स्फोटक पदार्थ या बम बरामद नहीं हुआ है। और उसको एहतियातन और जितने भी न्यायालय परिसर में लोग थे उनको अलग से सेपरेट किया गया था और उस हिसाब से फिंगेश्वर मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान सड़क की धूल से परेशान व्यक्तियों और राहगीरों ने चक्का जाम का विरोध किया है। व्यापारी कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कोई समाधान नहीं हुआ। चक्का जाम से मार्ग पर यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल तहसीलदार मयंक अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। नारायणपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर विकासखंड में 5.84 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुलिया, सामुदायिक और सांस्कृतिक भवन, पेयजल सुविधा और हाई मास्क लाइट शामिल है। मंत्री कश्यप ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण है। जिला और सत्र न्यायालय में बम होने की सूचना मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल बंद और सील कर दिया गया। मौके पर एसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे और पूरे परिसर की जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया और न्यायालय के कार्य प्रभावित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक न्यायालय में ईमेल पर संदिग्ध मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। न्यायालय के कार्यालय में वेबसाइट पे, शासकीय वेबसाइट पे एक ईमेल आया हुआ है। इसकी वजह से न्यायालय परिसर में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जिस प्रकार से राजनांदगांव में न्यायालय में वेबसाइट आया, ईमेल आया था, वही ईमेल हमारे न्यायालय परिसर में भी आया हुआ है। न्यायालय नीचे करवाई कुछ होने की कुछ होने का वेबसाइट में लिखा है ईमेल में, बस उसी की जांच पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे गुमान संभाल ली है। सारे न्यायाधीशगण भी एकत्रित होकर उसकी जांच करेंगे। क्या लिखा है ईमेल में, क्या लिखा है उसकी सूचना तो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी वेबसाइट से निकला हुआ वो कार्यालय में रखा हुआ, मुझे अभी तक
कोसमनारा बाबा धाम में अश्लीलता के आरोपों के कारण हंगामा मच गया। इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में बाबा पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का दावा किया गया। मंदिर समिति ने आरोपों को झूठा और बदनामी की साजिश बताया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वीडियो से इलाके में सनसनी फैल गई और आस्था से जुड़े लोग नाराज हुए हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।